जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DOI स्टडी हब में। मैं पंकज सारस्वत आपका फिर से स्वागत करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने हमारे टॉपिक के लिए थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से कन्फ्यूशियस को हमने कवर किया था और हमने आपको बताया था कि किस प्रकार कन्फ्यूशियस से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्यूशियस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उनको पढ़ना जरूरी है, या क्या चीज़ें हैं जो कन्फ्यूशियस से आ सकती हैं। सेम चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे हमारे नए टॉपिक में। नया टॉपिक आज हमारा प्लेटो। नाम आप सबने सुना ही होगा, बहुत फेमस है और बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं इन पे से आते हैं और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UPSC मेंस की बात करो, चाहे आप PGT पॉलिटिकल साइंस की बात करो या UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की बात करो, प्लेटो एक ऐसा टॉपिक है जो हर थिंकर को प्रभावित करता है, हर कंट्री को प्रभावित करता है और हर पॉलिटिकल थॉट को प्रभावित करता है। प्लेटो अपने आप में ही एक पूरी पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्लेटो को। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि प्लेटो तो कुछ है ही नहीं, प्लेटो तो कोई नाम है ही नहीं। प्लेटो का जो एक्चुअल नेम है वो है एरिस्टोक्लीज। ठीक है, यहाँ पे हमने उनका नाम लिखा हुआ है एरिस्टोक्लीज। देखिए, प्लेटो का वास्तविक नाम ही प्लेटो नहीं है, उनका नाम है एरिस्टोक्लीज। और उनका जो नाम प्लेटो पड़ा वो प्लेटो नाम नहीं है, वो एक उपाधि उनको दी गई थी। एक उनको नाम इसलिए वो टाइटल दिया गया था क्योंकि उनके जो शोल्डर थे बहुत ज्यादा ब्रॉड थे, बहुत ज्यादा चौड़े थे। तो चौड़े शोल्डर को यूनानी लैंग्वेज में हम लोग प्लेटो नाम से उसको संबोधित किया जाता है, इसी वजह से उनको नाम प्लेटो यहाँ पे पड़ा। ओके, तो कई बार आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि द रिपब्लिक एक बहुत फेमस ग्रंथ है जो प्लेटो ने लिखा, द रिपब्लिक। क्वेश्चन आता है कि द रिपब्लिक रिटन बाय किसने लिखी। उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और एरिस्टोक्लीज। उसमें ऑप्शन प्लेटो का है ही नहीं, या एरिस्टोक्लीज, हॉब्स, लॉक, नन ऑफ दीज, ये तीन ऑप्शन है। तो बच्चा ये तो प्लेटो का है यार, हटाओ, नन ऑफ दीज कर दो। तो ऐसे केस में नन ऑफ दीज करना आपका गलत हो जाता है क्योंकि प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो है एरिस्टोक्लीज। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज है। उनका नाम प्लेटो क्यों पड़ा? क्योंकि उनके ब्रॉड शोल्डर थे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चौड़े शोल्डर थे उनके, इसकी वजह से नाम प्लेटो पड़ा। इनका जन्म 428 में हुआ और इनकी जो डेथ थी वो 347 में हुई। ये ग्रीक यूनान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ग्रीक, यूनान के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। देखिए, सबसे ज्यादा फर्क, सबसे ज्यादा किसी भी थिंकर के ऊपर, किसी भी राजनीतिक विचारक के ऊपर, चाहे वो गांधी जी हो, कौटिल्य हो, प्लेटो हो, हॉब्स हो, कोई भी हो, इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि ये किस बैकग्राउंड के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, और जहाँ के ये रहने वाले थे वहां का वास्तविक माहौल क्या था। जिस प्रकार का माहौल होगा उस प्रकार के ही इनके वहां पे विचार भी होंगे। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? प्लेटो के बारे में हम लोग जानते हैं ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। हालांकि हमारे सिलेबस में सुकरात नहीं है तो सुकरात की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, परंतु सुकरात ने अपने गुण किसको ट्रांसफर किए? एक गुरु अपने गुण किसको देता है? अपने शिष्य को। तो यहाँ सुकरात ने अपने गुण दिए प्लेटो को, प्लेटो ने गुण दिए अरस्तु को। तो अरस्तु के पास अपने भी गुण थे, अरस्तु के पास प्लेटो के भी गुण थे और अरस्तु के पास सुकरात के भी गुण थे। अरस्तु ने इन तीनों के गुण मिला के किसको दे दिए? अलेक्जेंडर को। और अलेक्जेंडर कौन था ये आप सब जानते हो, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सिकंदर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सिकंदर। तो सिकंदर को विश्व विजेता बोला जाता है। उसने पूरी दुनिया पर आक्रमण किया, यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज में उसने कब्जा किया। तो उसके पास जो खजाना था, उसके पास जो उसकी पावर थी, ताकत थी, वो थी महान विचारकों का उसके साथ होना। महान विचारक, तीन बड़े विचारकों ने उसको अपना ज्ञान, अपने गुण दिए थे। उसके बाद ही प्लेटो ने, उसके बाद ही सिकंदर ने इतना बड़ा कारनामा करने में सफलता काफी हद तक प्राप्त करी। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में मेन बात क्या होगी कि उनका वास्तविक नाम ही प्लेटो नहीं है, उनका नाम है एरिस्टोक्लीज। प्लेटो क्यों बोला जाता है? ब्रॉड शोल्डर की वजह से। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई? ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, किसके शिष्य थे और इनका कौन शिष्य था। राइट, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या था, वो आपको समझ में आ गया। ओके, अब प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखे, कुल जो उसने किताबें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, वो लिखे तकरीबन 36 से 38। प्लेटो के कुल ग्रंथ थे 36 से 38। इतनी पुस्तकें प्लेटो ने लिखी, हालांकि पब्लिश नहीं हुई प्लेटो के सामने एक भी। ठीक है, ये प्लेटो ने सिर्फ लिखी हैं। ओके, इसमें से जो ऑथेंटिकेट माना जाता है, जो इसमें से वास्तविक मानी जाती है, कितनी थी? वो थी, माफ कीजिएगा, वो थी 28।
28 पुस्तकें ऐसी थी जो इसकी वास्तविक ऑथेंटिकेट मानी जाती है प्लेटो की, ठीक है। और इस 28 किताबों को ग्रीक भाषा में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ग्रीक लैंग्वेज में ये 28 ऑथेंटिकेट बुक्स प्लेटो की लिखी गई। इन सबको किसने पब्लिश किया? कई बार क्वेश्चन आता है कि इन सबको किसने पब्लिश किया? इनको किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश। तो यहां तक की बात क्लियर है आपको? प्लेटो का वास्तविक नाम, प्लेटो का जन्म, प्लेटो की मृत्यु, कहाँ के रहने वाले थे, कौन गुरु थे, कौन उनका शिष्य था, क्या उसका प्रभाव पड़ा, कितने बुक्स, कितने इन्होंने ग्रंथ लिखे, कितने ऑथेंटिकेट हैं, और ऑथेंटिकेट हैं उनको कहाँ, किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया और कहाँ पे पब्लिश किया गया? ऑक्सफोर्ड। और सबकी सब जो ग्रंथ है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के में बर्नेट महोदय ने इन सबको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिश कराया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपका कई बार, जैसे कि मैक्सिमम बच्चों ने ये याद कर रखा होगा कि प्लेटो के राज्य में कितने व्यक्ति थे। ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल टॉपिक की बात है। जो प्लेटो को पढ़ता है थोड़ा बहुत भी, वो ये जरूर जानता है कि प्लेटो के राज्य में कितने व्यक्ति थे। उसी प्रकार से जैसे आप ये जानते हैं कि प्लेटो के राज्य में कितने व्यक्ति थे, आप ये भी जानिए कि प्लेटो की जो किताबें हैं उनके कितने पेजेस थे। प्लेटो ने जो 28 किताबें जो प्लेटो की पब्लिश हुई हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्रीक भाषा में पब्लिश कराई हैं, जिनके पीछे बर्नेट महोदय थे, उसमें कितने पेज थे? क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कुल जो इसके 28 किताबें, उनके पेज थे 2662, सॉरी 2662 ये पेजेस थे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको प्लेटो का बेसिक बताया। प्लेटो आपके सामने है, ब्रॉड शोल्डर आपके सामने है, वास्तविक नाम आपके सामने है, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, किस जगह के रहने वाले थे, क्या, कौन इनके गुरु थे, कौन इनके शिष्य थे, क्या प्रभाव पड़ा, कितने टोटल इन्होंने अपने बुक्स लिखे या ग्रंथ लिखे या डायलॉग्स लिखे, कितने टोटल पब्लिश हुए, ऑथेंटिकेट कितने हैं, और वो किस भाषा में पब्लिश हुए, किस यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कराए, किस पर्सन ने पब्लिश कराए, और कितने पेजेस में पब्लिश हुए। इनके ऊपर आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते जाता है। तो सबसे पहले आप प्लेटो का ये बेसिक चीज को नोट कीजिए। यहां तक की बात क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं उनके ग्रंथ पे, उनकी बुक्स पे। ओके, प्लेटो का जैसे हमने देखा कि 36 से 38 उनके टोटल ग्रंथ थे, जिनमें से हम लोगों ने भी 28 की बात करी, जिनमें से 2662 पेज थे। इन 28 में से भी कुल ये 12 ऐसी बुक्स हैं जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक सेकेंड, ओके, ये 12 ऐसी हैं जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके बारे में जानिए। देखिए, इससे फिर इनके आप पहले नाम लिख लीजिए। इस पर यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी किताब किसकी है, कौन सी किसकी नहीं है। पहले तो आप इनके नाम लिख लीजिए। एपोलॉजी, क्रेटो, यूथोफ्रो, मीनो, प्रोटोगोरस, द सिंपोजियम, फेडो, सोफिस, गॉर्जियस, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में उनकी 3 बुक वो हैं द स्टेटमेंट, रिपब्लिक और द लॉ। ये सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी, स्टेटमेंट, रिपब्लिक एंड द लॉ। ठीक है, यानी कि प्लेटो के पूरे जो विचार जो हम लोग पढ़ेंगे, राजनीतिक विचार, वो इन 3 किताबों में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो सारा का सारा फोकस आपका इन 3 किताबों में प्लेटो की होनी चाहिए। बाकी की जो हमने उनकी बुक्स लिखी हैं, 12 जो बाकी जो 9 बुक्स बच गई, वो इसलिए लिखी गई हैं कि कई बार क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि किसके द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? तो इन सबके जो राइटर थे, इन सबके जो मालिक थे किताबों के, इनकी विचारधारा के जो मालिक थे, वो कौन थे? प्लेटो। प्लेटो बोले तो एरिस्टोटलीज। क्लियर है यहां तक की बात? गुड। ओके, तो ये प्लेटो की किताबें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टेटमेंट, रिपब्लिक और द लॉ के बारे में। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धति। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति। ओके, तो बेसिकली प्लेटो ने नहीं, मतलब कुल मिला के 6 प्रकार की चिंतन पद्धतियां होती हैं। अलग अलग पैटर्न होते हैं, किसी का कुछ मतलब होता है, किसी का कुछ मतलब होता है, कुछ हिस्ट्री के बिहाफ पे होती हैं, कोई डिडक्टिव होती है, इंडक्टिव होती हैं, और बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे बनते हैं। प्लेटो ने कौन सी पद्धति पे फोकस किया, प्लेटो ने किस पद्धति का प्रयोग किया, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 99.99% आएगा ही आएगा कि प्लेटो की चिंतन पद्धति इसमें से क्या है या कौन सी है और क्यों है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसको आप समझें और देखिए किस प्रकार से होती है। तो कुल मिलाकर 6 चिंतन पद्धतियां होती हैं। उसके बात करते हैं हम। सबसे पहले कौन सी होती है? डायलेक्टिकल, दूसरा होता है हिस्टोरिकल,
तीसरा होता है एनालिटिकल, चौथा होता है टेलियोलॉजिकल, उसके बाद होता है आपका पांचवा डिडक्टिव, और लास्ट होता है आपका एनालॉजिकल। अब इन सब के आप मतलब समझिए कि इन चिंतन पद्धतियों का क्या क्या मतलब है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चिंतन पद्धति है वो है डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब होता है कि दो विचारों की लड़ाई से तीसरे विचार को निकालना। यहाँ तक की बात क्लियर है कि दो लोगों में कोई बात को लेके मतभेद हो रहा है, दो लोगों को प्रॉपर्टी को लेके मतभेद हो रहा है, वो कह रहा है ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का प्लॉट मेरा है, दूसरा कह रहा है पूरा प्लॉट मेरा है, तो उन दोनों के मतभेद से तीसरा रिजल्ट निकालना कि भाई आधा तेरा आधा तेरा, इसको हम लोग बोलेंगे डायलेक्टिक मेथड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो डायलेक्टिक मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। हिस्टोरिकल को हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक पद्धति। एनालिटिकल को हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक पद्धति। टेलियोलॉजी को बोलते हैं स्वदेशात्मक पद्धति। डिडक्टिव को हम लोग बोलते हैं निगमनात्मक। ये बहुत क्वेश्चन आता है इस पे से। और लास्ट में एनालॉजिकल को हम लोग बोलते हैं सादेशात्मक। पद्धति। तो समझिए कि इनका आपस में मतलब क्या क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया डायलेक्टिकल मेथड का मतलब होता है दो विचारों की लड़ाई से तीसरा विचार निकालना, जैसे मैंने भी आपको इसका एग्जांपल दिया। ठीक है। दूसरा हमारा होता है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब हिस्ट्री के बिहाफ पे, हिस्ट्री को अध्ययन करते हुए नए टारगेट को, नए एम को, नए उद्देश्य की खोज करना हिस्ट्री के बिहाफ पे, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल मेथड। तीसरा हमारा होता है एनालिटिकल मेथड, यानी कि विश्लेषणात्मक। ये जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि पक्ष विपक्ष का निर्णय करना, पक्ष विपक्ष का निर्णय करना और फिर अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। उसका बाद हमारा होता है टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल यानी कि स्वदेशात्मक, जिसका मतलब हमारा होता है उद्देश्य के लिए कार्य करना, किसी उद्देश्य के लिए रिसर्च करना, पहले उद्देश्य को फाइनल करना, उसके बाद उसके लिए हम लोग काम करते हैं। डिडक्टिव, निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब होता है मूल दर्शन से पहले उसके रिजल्ट को पकड़ लेना, मूल दर्शन से पहले। जैसे कि इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं डिडक्टिव का। इसका एग्जांपल है कि रेस्पेक्ट द पेरेंट्स बिकॉज they give us birth, they give us birth, education and good life, etc. तो डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि मूल दर्शन से पहले उसके निष्कर्ष की बात करना, मूल दर्शन से पहले उसके निष्कर्ष को जानना, ये डिडक्टिव मेथड होता है। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि निम्न से सामान्य की ओर, निम्न से सामान्य की ओर, इसको हिंदी में अगर समझा जाए तो निम्न से सामान्य की ओर का मतलब होता है डिडक्टिव निगमनात्मक मेथड। ठीक है। और लास्ट हमारा होता है एनालॉजिकल, यानी कि स्वदेशात्मक, जिसका मतलब होता है कि स्टडी विद एग्जांपल। इसका मतलब होता है स्टडी विद एग्जांपल। तो कुल मिला के 6 प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं, 6 प्रकार की पद्धतियां होती हैं, 6 प्रकार के ये ऐसे मेथड है जिनको मैक्सिमम जो भी हमारे थिंकर्स होंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में, जो अपने बुक्स को लिखने में, अपने विचारों को प्रकट करने में इन्हीं में से किसी न किसी पद्धति का प्रयोग करेंगे। राइट। तो जैसे प्लेटो की हम लोग बात करेंगे, प्लेटो ने अपने सारी की सारी पद्धति में किस चीज का प्रयोग किया? उन्होंने डायलेक्टिक मेथड का प्रयोग किया, यानी कि दो विचारों की लड़ाई से उन्होंने तीसरा विचार निकाला। ये प्लेटो का डायलेक्टिक मेथड था। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो जाती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड को क्यों यूज किया, क्यों प्रयोग किया, ऐसा क्या था कि प्लेटो ने इतनी सारी पद्धति में से डायलेक्टिकल मेथड को ही प्रयोग में लिया, राइट। तो सबसे पहले आप समझिए व्हाई डायलेक्टिकल मेथड यूज्ड बाय द प्लेटो, ये क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 रीजन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं डायलेक्टिकल मेथड के कि प्लेटो ने ये क्यों यूज किया। पहला होता है इसके अंदर टू एनालिसिस द ट्रुथ, यानी कि सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को एनालिसिस करने के लिए इसने डायलेक्टिक मेथड का प्रयोग किया। दूसरा इसके अंदर होता है टू एक्सप्रेशन द ट्रूथ, एक्सप्रेशन या एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया। और तीसरा इसके अंदर होता है टू डिफाइन द ट्रूथ, राइट। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाई प्लेटो यूज डायलेक्टिकल मेथड, ऐसा क्या था कि प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड का ऐसा प्रयोग किया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड इसलिए प्रयोग किया भैया क्योंकि यहाँ पे वो ट्रुथ को, सच्चाई को एनालिसिस करना चाहता है, वो सच्चाई को एक्सप्लेन करना चाहता है, उसको एक्सप्रेशन के साथ यूज करना चाहता है, और वो सच्चाई को डिफाइन करना चाहता है, उसको अच्छे से डिफाइन करके लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ये तो थी प्लेटो के मेथड की बात। इस पे आप लिख के ले लो, इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन 110% हर एग्जाम में आते ही आते हैं, इसको आप समझना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो ने अपने स्टेट को इंडिविजुअल के साथ कंपेयर किया। प्लेटो को कहना है कि अगर एक इंडिविजुअल, यदि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जो भी उसकी क्षमताएं हैं, जो भी उसके पावर है, जो भी उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो उसका बेस्ट है, वो अपना बेस्ट स्टेट को दे दे तो स्टेट ऑटोमेटिकली तरक्की कर जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि वो चाहता है कि हर व्यक्ति, हर राज्य का हर एक नागरिक अपनी क्षमता के साथ कार्य करे, वही राज्य की तरक्की होगी। यानी कि ही सेड कि द इंडिविजुअल इज द स्टेट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। इफ द इंडिविजुअल विल डेवलप हिमसेल्फ, स्टेट विल ऑटोमेटिकली डेवलप। तो उसने कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल को स्टेट से कनेक्ट कर दिया कि यदि ये तरक्की करेंगे तो स्टेट जो है वो अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि इस हिसाब से तो प्लेटो व्यक्तिवादी हो गया, इंडिविजुअलिस्ट हो गया। लेकिन नहीं, इंडिविजुअलिस्ट हम उसको इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि प्लेटो का जो राजा है, अभी राजा की बात तो हमने करी नहीं, प्लेटो का जो राजा है वो प्लेटो के व्यक्तियों को इंडिविजुअलिस्ट बनने ही नहीं देगा। अभी आप उसकी कम्युनिज्म की थ्योरी को जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्लेटो व्यक्तिवादी हो ही नहीं सकता। यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो सबसे पहले आप समझिए, प्लेटो चाहता है कि हर एक इंडिविजुअल तरक्की करे, जिसकी वजह से स्टेट ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। यहां तक की बात क्लियर है? बात करते हैं प्लेटो की पुस्तक, प्लेटो की बहुत महान ग्रंथ रिपब्लिक की, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसको समझिए रिपब्लिक को। देखिए रिपब्लिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिपब्लिक के ऊपर बहुत सारे बातें कही जाती है। रिपब्लिक इज नॉट अ बुक, रिपब्लिक इज नॉट अ टेक्स्ट, रिपब्लिक इज आल्सो नोन एज इंसाइक्लोपीडिया। लाइक महाभारत क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर दुनिया भरे का ज्ञान दिया गया है, दुनिया भरे की बातें करी गई हैं, सच्चाई, सत्य, धर्म, अधर्म की सब बातें उसमें रखी गई हैं। जीवन की प्रैक्टिकलिटी को जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं, आज जो हम लोग देख रहे हैं, उन सबका सॉल्यूशन महाभारत जैसे ग्रंथ में दिया हुआ है। तो प्लेटो के एक महान ग्रंथ रिपब्लिक को भी एक इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा दिया गया, जिसका मतलब है उसको कंपेयर किया गया महाभारत जैसे ग्रंथ से। ठीक है, इसको आप समझिए। हिज रिपब्लिक इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद महाभारत। क्यों ऐसा, क्यों कंपेयर किया गया? बिकॉज रिपब्लिक इज इंसाइक्लोपीडिया।
ये अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए क्लास जब आप ले रहे हैं तो आप कॉपी पेन अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि जो नोट्स आप बना रहे हो मेरी बातें सुन के, मेरे को देख के या क्लास को अटेंड करके, वही आपके एग्जाम में आने वाले, वही आपके नोट्स हैं। इसके अलग से कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो लोग आप वहाँ पे अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन कर रहे हो, वही एग्जाम के अंदर आ रहा है और आप उसी पे फोकस कीजिए प्लीज, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए कि रिपब्लिक इज कंपेयर्ड विद व्हाट, महाभारत। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है कि विच ऑफ द बुक या विच ऑफ द टेक्स्ट ऑफ एनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर इज कंपेयर्ड विद महाभारत इज नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया। उसका आंसर है रिपब्लिक। इसको महाभारत से कंपेयर किया गया और इसी को इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा भी दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए रिपब्लिक के ऊपर अन्य विचारकों के क्या विचार है। सबसे इंपॉर्टेंट विचार इसमें आता है रूसो का। रूसो कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, रूसो कहते हैं रिपब्लिक इज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इज बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन। देखिए वो बात कर रहे हैं राजनीति के, विचारक है राजनीति के, लेकिन बुक उन्होंने बता दी कि इस पे एजुकेशन। वो कहते हैं रिपब्लिक इज नथिंग, इट इज जस्ट अ बुक, इट इज जस्ट अ बेस्ट बुक, इट इज जस्ट अ एक्सीलेंट बुक ऑन एजुकेशन। ये रूसो का मानना है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है। ये किसने कहा? ये कहा गया रूसो के द्वारा। इसको भी आप नोट कीजिए, रिपब्लिक इज द बेस्ट बुक ऑन द एजुकेशन, सेड बाय व्हाट, सेड बाय हूम, इज सेड बाय रूसो। ओके, तो ये हमने छोटी सी बात करी रिपब्लिक के बारे में, लेकिन रिपब्लिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कंसिस्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट आप इसके अंदर समझिए, रिपब्लिक कंसिस्ट, ये नोट्स बनाते रहिए आप साथ साथ, एथिक्स बहुत जरूरी है। एथिक्स की बात लास्ट क्लास में किसने की थी? कन्फ्यूशियस ने भी की थी। जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें कन्फ्यूशियस ने भी एथिक्स की बात की थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपब्लिक के अंदर भी एथिक्स को डाल दिया गया है। तो आप बात समझ रहे हैं कि रिपब्लिक कंसिस्ट व्हाट, इट्स कंसिस्ट एथिक्स, यानी कि एथिक, नैतिकता की बात करें। नैतिकता जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके पास है उसको, क्षमता को आप राज्य अपने उत्थान के लिए लगाएंगे, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए लगाएंगे, तो आपका राज्य जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। ये एथिकली बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो वो कह रहा है रिपब्लिक कंसिस्ट ethics along with it is having economics inside, public admin inside, international relation, politics, फिलॉसफी, एसेट्रा। देखिए रिपब्लिक के अंदर रूसो ने उसको थोड़ा सा अपने दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं इट्स अ बेस्ट बुक ऑन द एजुकेशन। बट अगर हम रिपब्लिक को गो थ्रू करते हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। रिपब्लिक के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की बातें मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स की बात यानी कि अर्थशास्त्र की बात की किस प्रकार से प्लेटो अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैसे चाहते हैं कि उनका राज्य, वो कहते ही हैं कि भैया राज्य को तरक्की करनी तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है राज्य का उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेट। प्लेटो का मानना है कि जो राज्य का उत्पादक वर्ग है, यदि वो स्ट्रांग होगा, यदि वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, तो राज्य जो है इकोनॉमिकली अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जरूरत नहीं राज्य को किसी के आगे हाथ फैलाने की। उन्होंने वैसे अपने राज्य के जो लोग हैं, जो व्यक्ति, उनको 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है। आगे जाके हम उसको भी समझेंगे। अभी यहाँ तक की बात आप समझिए कि रिपब्लिक के अंदर क्या है? एथिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एथिकली रिपब्लिकली बात करते हैं। उसके अलावा क्या क्या बात करते हैं? वो इकोनॉमिक की बात करते हैं, पब्लिक एडमिन की बात करते हैं, IR पॉलिटिक्स की बात करते हैं, IR बोले तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, एसेट्रा की बात करते हैं। ये तो उनका हो गया व्हाट रिपब्लिक कंसिस्ट। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द मेन थ्योरी ऑफ प्लेटो। प्लेटो की मेन थ्योरी क्या क्या है? तो इसको आप समझिए, थ्योरी ऑफ प्लेटो। प्लेटो की मुख्य थ्योरी क्या क्या है? सबसे पहले वो क्या क्या बात करते हैं? नंबर 1, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका जरूर मिलता है आपको। सबसे पहले वो बात करते हैं आइडियल स्टेट।
ओके, दूसरा वो बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन तो वो बोलते हैं एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपको न्याय की जरूरत ही नहीं है। एजुकेशन इज द बेस्ट टूल ऑफ द जस्टिस। ये प्लेटो का मानना है कि एजुकेशन इज द बेस्ट टूल ऑफ जस्टिस। अगर आपको न्याय चाहिए तो एजुकेशन ही उसका एकमात्र तरीका है बाय प्लेटो। ठीक है, एजुकेशन को उन्होंने बहुत महत्व दिया अपने इसके अंदर। तीसरी थ्योरी वो बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस को लेकर उनका ये भी कहना है कि जिस व्यक्ति की जो क्षमता है, जिस व्यक्ति का जो कार्य है, जिस व्यक्ति की जो कैटेगरी है, वो अपना कार्य करे, अपनी क्षमता के अनुसार करे, यही न्याय है। यानी कि राज्य को उनके न्याय में घुसने की जरूरत नहीं है, ना ही न्याय के लिए उन्होंने कुछ अलग से बातें कही हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। थ्योरी के अंदर एक और चीज है, वो है उनका कम्युनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो, इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको हैरानी भी होगी कि प्लेटो का कम्युनिज्म कैसा है। ठीक है, कम्युनिज्म के बाद वो बात करते हैं फिलोसोफर किंग। लास्ट है उनका फिलोसोफर किंग। तो ये देखिए प्लेटो की ये थ्योरी है, 5 थ्योरी प्लेटो ने दी है, 5 टॉपिक के ऊपर प्लेटो ने अपनी सभी ग्रंथों की रचना की है। अपना संपूर्ण जीवन जो उन्होंने जिया वो इन 5 बातों के ऊपर रखा है। पहली वो बात करते हैं आइडियल स्टेट कि राज्य कैसा होना चाहिए, दूसरी बात करते हैं एजुकेशन की, तीसरी करते हैं जस्टिस की। देखो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने अपना एजुकेशन सिस्टम दो अलग अलग माफ कीजिएगा, दो विभिन्न राज्यों से मिलाकर उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था, एथेंस और स्पार्टा। उन्होंने कुछ चीजें एथेंस से ली, कुछ चीजें स्पार्टा से ली और दोनों से मिलाकर क्या किया, अपना एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस भी हुआ। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये उनका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर वो जस्टिस की बात करते हैं, उसके बाद वो कम्युनिज्म की बात करते हैं, समझेंगे हम लोग आगे जाके कम्युनिज्म क्या है। लास्ट में वो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं कि उनका फिलोसोफर किंग कैसा है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम लोग बात करेंगे प्लेटो का आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। देखिए प्लेटो का आइडियल स्टेट बेसिकली मैं एक इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये प्लेटो का आइडियल स्टेट है जो 3 पिलर्स पे खड़ा है। प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट को क्या किया, 3 पिलर पे खड़ा किया है, जिसका उन्होंने बेस माना है जस्टिस। बेस माना है उन्होंने न्याय, जस्टिस यानी कि न्याय। दूसरी तरफ वो बात करते हैं एजुकेशन की। आइडियल स्टेट कैसे बनेगा, न्याय से बनेगा, उसका बेस क्या है, न्याय। दूसरी क्या चीज उन्होंने इंपोर्टेंट मानी है, शिक्षा। और तीसरा वो क्या मानते हैं इंपोर्टेंट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कम्युनिज्म। ओके, प्लेटो का आइडियल स्टेट, प्लेटो का आइडियल स्टेट ये है। आप इस इमेज को बनाना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उनका जो आइडियल स्टेट है इज बेस्ड ऑन जस्टिस। ये बात आप लिख लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि हिज आइडियल स्टेट इज बेस्ड ऑन जस्टिस। प्लेटो का राज्य जस्टिस पर आधारित है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है आपको कि प्लेटो बात करते हैं आइडियल स्टेट की। आइडियल स्टेट को उन्होंने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला कहते हैं न्याय, ये बेसिक है उनके आइडियल स्टेट का। दूसरा बोलते हैं शिक्षा, तीसरा बोलते हैं कम्युनिज्म। यहां तक आगे बढ़ते हैं। ओके, प्लेटो कहते हैं किंग विल लीड द स्टेट, जो राजा है वो राज्य को चलाएगा। यानी कि यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि प्लेटो डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक प्लेटो ने डेमोक्रेसी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। वो कहते हैं किंग विल लीड द स्टेट। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देता हूं। प्लेटो, कई बार आपको आता है कि प्लेटो और कौटिल्य के राजाओं में बेसिक डिफरेंस क्या है, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो प्लेटो का जो राजा है वो एक सोच है, वो वास्तविक राजा वो बनाया नहीं है। उन्होंने एक अपना मानना रखा, उन्होंने एक अपनी बात रखी है कि राजा ऐसा होना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये नहीं करना चाहिए, राजा को प्रजा के साथ ऐसा रहना चाहिए, राजा को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक के थ्रू सबको बताया है। कौटिल्य ने की जो ग्रंथ है बहुत फेमस है, नाम आप सब जानते ही हैं उसका, अर्थशास्त्र।
प्लेटो अर्थशास्त्र के अंदर कहते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए और साथ साथ वो अपने राजा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को वैसा कर भी रहे हैं, वैसा करवा भी रहे हैं जैसा वो अपनी किताब में लिख रहे हैं। यानी कि जो प्लेटो का जो राजा है वो एक दार्शनिक राजा है और कौटिल्य का जो राजा है वो एक वास्तविक राजा है, वो उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कराया है। दोनों के बीच में एक बहुत बेसिक फर्क है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, प्लेटो कहते हैं किंग विल लीड द स्टेट, यानी कि उनका जो राजा है वो राज्य को चलाएगा। राज्य क्या है उनका आइडियल स्टेट, तीन चीजों पर डिपेंड करता है, न्याय, एजुकेशन और कम्युनिज्म। कौन चलाएगा उनके राज्य को? किंग चलाएगा। उन्होंने इसको सारा का सारा राइट दिया अपना राज्य चलाने के लिए। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? ओके। साथ साथ वो कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों समान है। ये प्लेटो का मानना है। देखिए उनके राज्य को कौन चला रहा है? किंग। दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। यदि इंडिविजुअल तरक्की करेगा, यही बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर तरक्की कर रहा है तो राज्य ऑटोमेटिकली तौर पर तरक्की कर रहा है। If any of this individual is developing himself, then state will automatically develop itself. यहाँ तक की बात समझ में आई? ओके। पहली बात वो बोलते हैं किंग विल लीड द स्टेट, दूसरी बात बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। वो कहते हैं कि स्टेट क्या है? व्हाट इज स्टेट? वो कहते हैं स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। समझना इस बात को, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो राज्य है वो एक व्यक्ति की परछाई है, उसका रिफ्लेक्शन है। जो मैंने भी समझाया आपको कि जो व्यक्ति करेगा, जैसा व्यक्ति करेगा राज्य वैसा ही करेगा। राज्य उसी हिसाब से, व्यक्ति अगर नीचे डाउन फॉल करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली स्टेट भी नीचे गिरता रहेगा, स्टेट भी ऊपर नहीं उठ सकता। सीधे सीधे तौर पे अगर हम लोग इसको समझें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइव एग्जांपल, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के व्यक्ति, यदि पाकिस्तान के अंदर हर व्यक्ति की आय इनकम अच्छी है, हर व्यक्ति का जीवन अच्छा चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स पे कर पाएगा। नहीं भी कर पाएगा डायरेक्ट, तो उनसे वो लोग इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे। लेकिन वहां पे क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहां पे अपना, उनके पास अपना कुछ भी नहीं रहा, वो टोटली अब चाइना के ऊपर, उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब उनके इंडिविजुअल व्यक्तियों के पास कुछ नहीं रहा, तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? जब वहां के लोग ही नीचे गिरते जा रहे हैं। वहां पे आज हमारे इंडिया में पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज पहुंच चुका है, तो रोज न्यूज में हम देख रहे हैं आज इतना बड़ा, आज इतना बड़ा, आज इतना बड़ा। पाकिस्तान में 100 से ऊपर 2 साल हो गए पेट्रोल के प्राइस चलते चलते। नेपाल में 100-150 रुपए के आसपास चल रहा है पेट्रोल का प्राइस। तो कहने का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, यदि व्यक्ति तरक्की करेगा तभी वो देश तरक्की करेगा। यदि व्यक्ति ही नीचे गिरता जाएगा, अब ये इंडिया के अंदर भी हो रहा है, प्राइस हर चीज के बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है। पेंडेमिक के टाइम पर लोगों ने कमाई नहीं करी, लोग अपने घर पे बैठ रहे हैं, मजदूर अपने गांव चले गए। तो जब मजदूर गांव चले गए तो सारे के सारे काम रुक गए, खेतों के अंदर काम नहीं हो पाया, सब्जियां महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल का रेट महंगा हो रहा है तो सब्जियां और महंगी हो गई। तो इसकी वजह से क्या है कि इंडिविजुअली दब रहा है। जब इंडिविजुअली दबेगा तो हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। लेकिन एक बार जैसे हमारा इंडिविजुअल उठना स्टार्ट हो, जैसे कि 2014, 15, 16, 17 में रहा इंडिविजुअल, जैसे जैसे हमारा व्यक्ति ऊपर की तरफ, जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप तरक्की करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ये व्यक्ति अपनी तरक्की करना स्टार्ट करेगा, देश की जीडीपी अपने आप बढ़ती रहेगी। देश की जीडीपी व्यक्ति से अलग नहीं है, जीडीपी व्यक्तियों के ऊपर ही निर्भर है और व्यक्ति जीडीपी के ऊपर निर्भर है। यही बात प्लेटो भी कहना चाहता है। प्लेटो कहता है स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसी की परछाई स्टेट है, उसी के जैसा ही स्टेट है, उससे अलग स्टेट नहीं है। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात वो बोलता है आइडियल इंडिविजुअल इज इक्वल टू आइडियल स्टेट। प्लेटो कहता है आइडियल इंडिविजुअल is equal to ideal state. Okay,
आइडियल इंडिविजुअल इज इक्वल टू आइडियल स्टेट। जो बात आपको मैं समझा रहा था इतनी देर से, उसी बात को उन्होंने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया है कि जो आइडियल इंडिविजुअल है वही एक आइडियल स्टेट को क्रिएट कर पाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोल ऑफ स्टेट की। चलिए आप पहले इसको नोट कीजिए, कुछ बच्चों ने इसको शायद नोट नहीं किया, आप इसको नोट कीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ। ओके आगे बढ़ते हैं। सोल ऑफ स्टेट, ओके यानी कि सोल ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि राज्य की आत्मा के बारे में प्लेटो का क्या मानना है। अभी तक तो आपको ये बात समझ में आ गई कि राज्य क्या है, प्लेटो राज्य को कैसे लेकर चलता है। तो अगर मैं सोल ऑफ स्टेट की बात करूं तो प्लेटो ने क्या किया, अपने राज्य के व्यक्तियों को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो 3 पार्ट से पहले तो हमें ये समझना है कि जो प्लेटो का जो राज्य है उसने अपने राज्य के अंदर लोगों की जो जनसंख्या है उसको निर्धारित किया हुआ है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। तो सबसे पहले देखिए, population in Plateau state is fixed, that is what, that is 5040। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है कि प्लेटो के राज्य में कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 5040 ये उसके राज्य की कुल जनसंख्या, ना बहुत ज्यादा रखी ना ही उसने बहुत ज्यादा कम रखी। ठीक है। दूसरा उसने क्या किया है, अपने राज्य के व्यक्तियों को उसने 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन से हैं? नंबर 1, ओके सबसे पहले वो बात करता है विजडम की, यानी कि विवेक। ठीक है। दूसरी बार वो बात करता है आर्मी की, आर्म फोर्सेस की। ठीक है, यानी कि फौज। और तीसरी वो बात करता है एपेटाइट का मतलब भूख, क्षुधा, यानी कि इसको एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि प्रोड्यूस करने वाला वर्ग, चीजों को जन्म देने वाला वर्ग, व्यापारी वर्ग भी आप इसको लिख सकते हो। तो प्लेटो ने क्या किया, सोल ऑफ स्टेट के अंदर उसने सबसे पहले अपने राज्य की जनसंख्या को निर्धारित किया। जनसंख्या क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2012 में मुझे याद है, 12 और 14 में कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने राज्य में कितने लोगों को वो रखने की बात करता है। तो ये फिक्स है, उसने 5040 लोगों को अपने राज्य में रखने की बात की है। और उसने इन लोगों को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। विवेक, जिनकी बुद्धि विवेक अच्छा है उनको एक तरफ किया, जिनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको एक तरफ किया, और जो जिनके अंदर पैसा कमाने की भूख है, जो लोग सिर्फ पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, राइट, उनको एक तरफ किया। तो प्लेटो ने इन 3 के अकॉर्डिंग अपने अपने राज्य को उसने विभाजित किया है। ओके, उसके बाद प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है कि जो हमारा जो आइडियल स्टेट है, जिस स्टेट की वो कल्पना कर रहे हैं, जिस स्टेट को वो डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट है जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 3 पॉइंट आप देख लीजिए कि प्लेटो किस किस चीज के लिए कैसे कैसे अपनी बातों को आगे रखता है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट है, प्लेटो बोलते हैं ऑल इंडिविजुअल must identity by their inner quality and then flourish, यानी कि increase and then flourish it।
देखिए प्लेटो बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी इनर क्वालिटी को पहचानना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अपने आंतरिक, उनके अंतर आत्मा के क्या गुण है उनकी पहचान होनी चाहिए, और फिर उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गुणों, अपने क्वालिटी को इंक्रीज करे, उसको फ्लोरिश करे। इससे क्या होगा, इससे डेवलपमेंट ऑफ स्टेट में उनको हेल्प मिलेगी। जिसकी जो क्वालिटी है वो उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उससे क्या होगा, स्टेट उनका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई। देन फ्लोरिश इट सो द स्टेट विल बी स्ट्रॉन्ग। यहां तक की बात क्लियर है। दूसरी बात वो बोलते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो बोलते हैं कि ऑल द आइडियल स्टेट नीड व्हाट। वो कहते हैं हर एक आइडियल स्टेट जो है वो बेस्ड है, वो किसके बिहाफ पे चलेगा, वो राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से चलेगा। पैसा है तो स्टेट अच्छा कर पाएगा, पैसा नहीं है तो स्टेट इज इक्वल टू पाकिस्तान, वो कुछ नहीं कर सकता। आज भी वो ग्रे लिस्ट में है। कल रात को जो रिपोर्ट आई है उसकी यूएनओ के अकॉर्डिंग जो लिस्ट आई है उसमें भी अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है। वो ग्रे से निकलना चाह रहा था, नहीं निकल पाया। एनीवे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को अपनी इनर क्वालिटीज को पहचानना चाहिए, उसको फ्लोरिश करना चाहिए, सो स्टेट को हेल्प मिले। दूसरी बात वो बोलते हैं कि एट द एंड व्हाट द स्टेट नीड इज इकोनॉमिक। अंत में राज्य को क्या चाहिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, पैसा। यही राज्य का बेस है, यहीं से राज्य स्ट्रांग होगा और यहीं से राज्य बहुत ज्यादा बिखर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटो बोलते हैं दूसरा पॉइंट, in the ideal state of Plato, he recognized that economic need is the base। अपने आइडियल स्टेट में प्लेटो कहते हैं कि इकोनॉमिक नीड यानी कि पैसा, अर्थव्यवस्था, रुपया, इनकी करेंसी, यही एक राज्य का इंडिविजुअल, यही एक राज्य का बेस है। यहीं से एक राज्य बनेगा और यहीं से एक राज्य खराब हो सकता है। तो प्लेटो क्या बात कर रहे हैं, प्लेटो कहते हैं कि इकोनॉमिक नीड इज द एवरीथिंग फॉर द स्टेट। यहां तक की बात आप समझिए। तीसरी बात वो बोलते हैं कि एवरी इंडिविजुअल, वो कहते हैं एवरी इंडिविजुअल जो भी उनकी क्वालिटी है उनको, ये बात हम शायद कर चुके हैं, जो भी इंडिविजुअल है अपनी क्वालिटी को वो फ्लोरिश करे, उसको वो बढ़ाए, आगे बढ़े। ठीक है, वो आत्मा के गुणों की बात करते हैं। प्लेटो आत्मा के गुणों की बात करते हैं, जिसके अंदर वो डिफरेंट बातें करते हैं। जैसे कि एवरी इंडिविजुअल should share their quality to state। आत्मा गुणों में वो क्या बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल को अपनी क्वालिटीज जो है वो स्टेट के साथ शेयर करनी चाहिए, सो स्टेट कैन बिकम स्ट्रॉन्ग। क्या बात कर रहे हैं प्लेटो कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे अपना जो भी क्षमताएं हैं वो राज्य को दे देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, राज्य स्ट्रांग होगा। देखिए, राज्य स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे, या व्यक्ति स्ट्रांग होंगे तो राज्य ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे प्लेटो बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति को अपनी क्वालिटी जो है वो राज्य को दे देनी चाहिए। क्वालिटी क्या बताई उन्होंने, 3 बताई हैं। बुद्धि विवेक से स्ट्रांग होगा, शारीरिक तौर पे स्ट्रांग होगा, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो व्यक्ति की जो भी क्वालिटीज हैं वो स्टेट को अपनी क्वालिटी बताए, उनको बढ़ाए, स्टेट के साथ उसको शेयर करे, जिससे स्टेट और ज्यादा स्ट्रांग हो। यहां तक की बात क्लियर है। अगली बात वो बोलते हैं, हम बात करें उनके आत्मा के गुणों की। आत्मा के गुणों की हम लोग बात करें, ठीक है। अगली बात वो कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है। व्यक्ति को केवल वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है, या जो उसकी आत्मा उसको करने के लिए गवाही दे रही है। अपनी आत्मा को मार के व्यक्ति कोई कार्य ना करे। बात समझ में आई? तो यहां पे हम एक पॉइंट और लिख देते हैं उनका, इंडिविजुअल
should done any of the work which is supported by his सोल। हर व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जिसको उसकी आत्मा गवाही दे रही है या जो उसकी आत्मा उससे करवाना चाह रही है। ठीक है, प्लेटो के ये जो मैंने बताया ये उनके आत्मा के गुण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि हमने प्लेटो के बारे में क्या क्या बातें पढ़ी, उनके हमने जीवनी पढ़ी, उनको हमने कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, अपना नाम प्लेटो कैसे पढ़ा, उनका वास्तविक नाम क्या था, किस प्रकार से वो पले बड़े, उन्होंने क्या क्या बातें रखी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने स्टेट के लिए की हैं, कैसे उन्होंने अपने इंडिविजुअल को अपने स्टेट से कनेक्ट किया है, उनकी बुक्स के बारे में पढ़ा, कहाँ उनकी बुक्स पब्लिश हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, किसने करी, प्रोफेसर बर्नेट ने करी, कितने पेजेस हैं, 2662 उनके पेजेस हैं, टोटल बुक उनकी कितनी पब्लिश हुई, 28 पब्लिक हुई, टोटल लिखी कितनी थी 36 से 38, लेकिन सबके सब उनके जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। यहाँ तक की बात हम लोगों ने समझी। ये हमारा प्लेटो का दोस्तों पार्ट 1 था, क्योंकि प्लेटो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए प्लेटो पे से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट भी बनेंगे, इनडायरेक्ट भी बनेंगे। यही बात हम लोग आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि प्लेटो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग उसके बेसिक से लेकर उसके सारी की सारी चीज़ों को हमने यहाँ तक कवर किया। अगली क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 था प्लेटो को लेकर जो आज खत्म हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ अगली क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, वो आज ही बता देते हैं। अगली क्लास में हम डायरेक्ट वहां से उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लेटो फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइडियल स्टेट। ठीक है, तो दोस्तों अगली क्लास हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग उसकी शिक्षण पद्धति को समझेंगे, स्पार्टा से क्या लिया, एथेंस से क्या लिया, कैसे अपनी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया, क्या राजा से क्या चाहता है, क्या वो उसकी प्रजा से चाहता है, क्या वो व्यापारिक वर्ग से चाहता है और क्या वो अपने सिपाहियों से चाहता है। इन सब की हम लोग बात करेंगे प्लेटो के अगली क्लास में। ये हमारा प्लेटो का एक एपिसोड था जो आज हमने कंप्लीट किया है। अगली क्लास आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं वेट कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा पास में है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप हमारे चैनल कंटिन्यू वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपके कमेंट भी, जिससे हमें हमारे बारे में पता चल जाता है कि अगर हमारी कुछ गलतियां हैं तो उसको कैसे इंप्रूव करें। वैसे तो हम लोग जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो हमने सारा इसमें कवर किया है और अगले एपिसोड में हम उसको और बेहतरी से कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।